हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम जी का जो एक कोड है BCOS 183 उसकी यूनिट फर्स्ट को कर रहे हैं। और इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें से जो है मिनिमम 50 नंबर का आने की संभावना है, क्योंकि कोई भी जो फर्स्ट यूनिट होती है किसी भी कोड की, उसमें से ज़्यादा नंबर मिनिमम एक क्वेश्चन लॉन्ग जो है आने की संभावना रहती है। तो फिर 50 नंबर अगर आपको तैयार करना है, बहुत जल्द और अच्छे से इसको हम यूनिट को करेंगे। और क्योंकि ये इंग्लिश में है तो हिंदू के स्टूडेंट हैं तो वो हिंदी में इसको मैं बताऊँगा, क्योंकि इंग्लिश में इसको थोड़ा पढ़ना सिंपल रहता है और हार्ड, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी जो है टेक्निकल लैंग्वेज में हार्ड होती है। तो मैं दोनों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल, यहाँ पे BCom BSc है और MBA की क्लासेस अपलोड की जा रही है। धीरे धीरे सभी के क्लासेस अपलोड होंगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि जो है इग्नू के स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। अगर आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करोगे, इतना ज़्यादा जो है इग्नू के स्टूडेंट को ये वीडियो जाएगा और उनको बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर्स। सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन में सीधा बस यही किया गया कि इन कंप्यूटर जो है एक वरदान है आदमी अपनी मैं पूरी उसके लिए, मैं मानवता के लिए, वो सभी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सोल्व कर सकता है। बिना कंप्यूटर के जो है कोई भी लाइफ नहीं है। और जैसे कि स्मार्टफ़ोन हो गए, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ECG की जो मशीन्स होगी, वो सभी जो है एज ए कंप्यूटर काम करती हैं। तो यही इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद चलते हैं ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में ओवरव्यू। तो इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर एक मशीन है, प्रोग्रामेबल मशीन है, आपको ये लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकती है, वैरायटी ऑफ टास्क एक साथ कर सकती है। सबसे पहले हम इसमें इनपुट देते हैं, उसी को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर देता है, आउटपुट देता है। ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारे इसके यूज होते हैं। कैलकुलेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ लिखा दे के बहुत सारे इसके यूज हैं। कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट कुछ भी बना सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। बहुत सारे इसके टास्क है, आपको यही लिखना है इसमें। उसके बाद इसमें बताया गया कि स्मार्टफोन ने कैसे जो है PC को हटा दिया है। इसमें बताया गया कि जैसे स्मार्टफोन है वो छोटा होता है और PC जो थोड़ा डेस्कटॉप होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको कहीं पे लेके नहीं जा सकते। तो डाटा जो है और जो स्मार्टफोन है उसके अंदर कैमराज आ गए, इंटरनेट की ब्राउजिंग कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, वाईफाई वगैरह होती है, GPS सब कुछ होता है उसमें, बहुत सारे फंक्शन आगे हैं। और टच की स्क्रीन होता है, सब कुछ आपकी डिस्प्ले में वो दे देता है। और पोर्टेबल है, आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। तो स्मार्टफोन जो है हर कोई डेली लाइफ में जो है कुछ ना कुछ कंप्यूटर को जो है वो यूज कर रहा है। तो इसमें कीबोर्ड नहीं होता है, टच स्क्रीन की सहायता से हम उसमें सब कुछ करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हो गए, बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इमेज इकट्ठा कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है। और हर एक फील्ड के अंदर जो है आज की डेट में कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो पर्सनल यूज के जो कंप्यूटर यूज होते हैं उनको PC कहा जाता है। और उसमें कीबोर्ड, माउस, पोर्टेबल सारी चीज़ें उसमें लगी हुई होती हैं। तो ये था इसका ओवरव्यू। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछ लेता है कि कैसे कैसे। इसमें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में बताया गया कि सबसे पहले जो है 1940 में कंप्यूटर जो है वो बना था। और फर्स्ट जो कंप्यूटर था, फर्स्ट इसमें जो है 6 जनरेशनों में बांटा गया है इसको। और जो अभी जो जनरेशन है वो 5 और 6 जनरेशन अभी कंप्यूटर चल रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से लेकर 1956 तक था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नीचे वाला होता है कि फर्स्ट कंप्यूटर क्या है। अगर आप सोचो तो 6th जनरेशन के बारे में पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन आएगा। तो मैं कब क्वेश्चन आपको बताना भूल गया। सबसे पहले इसमें जो आप पूरी यूनिट पढ़ोगे इसमें 6 क्वेश्चन, लगभग 6-7 क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्यूटर क्या है, उसके क्या यूज हैं, स्मार्टफोन्स के फंक्शन बताओ, 6 जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसकी क्या क्या खासियत है, एडवांटेज क्या है उसकी, कंप्यूटर ने कैसे जो है मेडिकल फील्ड को चेंज किया है, कैसे बिजनेस में कंप्यूटर का यूज होता है, कंप्यूटर में क्या क्या हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर से जो है कैसे जो है नौकरियों को, एम्प्लॉयमेंट को कम कर दिया है, वो उनके बारे में डिस्कस करने के बारे में पूछ सकता है। तो अभी तक हम कुछ के बारे में जान सके हैं, कुछ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन वाला था उसकी मेमोरी बहुत कम थी। उसमें सबसे पहले जो होता है वाल्व होती थी, बड़ी बड़ी वाल्व। आपको मैं सिंपल एक मैंने इमेज डाउनलोड किया, ये बता देता हूँ। वाल्व होती थी ये बहुत बड़े बड़े जो थे ना, वैक्यूम वाल्व होती थी, ट्यूब होती थी बड़ी बड़ी। तो इसकी वजह से जो है कंप्यूटर, शुरू में जब कंप्यूटर बना था 1940 में, तो लगभग दो दो कमरों में वो कंप्यूटर आता था, इतना बड़ा था। क्योंकि प्रोसेसिंग में जो इतनी बड़ी बड़ी वाल्व लगेंगी कांच की, तो बहुत बड़ा साइज उसका हो जाता था। धीरे धीरे फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आ गया ट्रांजिस्टर। ये इसके मुकाबले बहुत छोटा हो गया ना ट्रांजिस्टर, तो उसकी वजह से ट्रांजिस्टर जो है एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज होने लगा। तो इसका काम इतने बड़े का ये छोटा सा करने लगा, तो कंप्यूटर का साइज और कम्पैक्ट और छोटा हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एडवांस और एडवांस होगी, फिर आगे आईसीज, इसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये जो एक आईसीज है, इसमें कई हजार ये ट्रांजिस्टर आ सकते हैं, मतलब कई हजार वाल्व आ सकती है इतनी बड़ी। तो और उससे भी हज़ारों गुना छोटा हो गया फिर कंप्यूटर। इसीलिए और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जिससे कंप्यूटर, पीसी ये सब लगातार छोटे होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती जा रही है। ये तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे की इसी कंप्यूटर्स की जो है इस कोड की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल यार, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, कि हमें पता चले कि स्टूडेंट जो है इसको लाइक कर रहे हैं, तो हम इस फील्ड में आगे इस तरीके की वीडियो आगे बनाएंगे। ये मेरी बीकॉम जी की फर्स्ट वीडियो। अगर आप मुझे बीकॉम के स्टूडेंट इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपकी आगे की और भी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर लेकर आऊँगा प्लीज़, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मैंने बता दिया था कि सबसे पहले क्या होता था, ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब उसमें यूज़ होती थी, जिससे बहुत बड़ा होता था, हीट ज़्यादा लगती थी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती थी, किसी एक फंक्शन में गड़बड़ हो जाती थी सब। और उसमें एक लाइन आपको ये लिखनी है कि ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर फर्स्ट जनरेशन काम करता था। सबसे सिंपल लैंग्वेज होती थी उस टाइम की मशीन लैंग्वेज। और फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो यूनिवैक और इनियैक ये था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन जो है 1956 टू 63 आया। वैक्यूम को किसने, ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। दूसरे वाला सिस्टम तो कॉम्पैक्ट हो गया, छोटा हो गया, फास्ट हो गया, थोड़ा तेज हो गया कंप्यूटर। तो लेकिन इसमें जो है ये असेंबली लैंग्वेज के ऊपर काम करता था, ठीक है। और इसकी जो ये लैंग्वेज थी वो कोबाल, एक लैंग्वेज याद कर लेना। आजकल ये लैंग्वेज चलती नहीं है, अगर आपको लिखना भी है, वैसे ये आता नहीं, छठे के बारे में आया पूछता है मैक्सिमम। तो ये कोबाल लैंग्वेज पे काम करता था, फोर्ट्रन और कोबाल लैंग्वेज। चलो चलते हैं थर्ड लैंग्वेज के ऊपर, 1964 टू 71। उस टाइम पे क्या है, आईसी शुरू हो गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो ये मैंने तीसरे वाला आपको बताया था, बिल्कुल छोटा, जिसमें हज़ारों ट्रांजिस्टर आ सकते हैं। तो और भी ज़्यादा फास्ट, इफिशिएंट, बिल्कुल बढ़िया एकदम से, और सिंगल चिप के अंदर सब कुछ होने लगा, छोटा सा सिस्टम में सब कुछ आ गया, कीबोर्ड्स वगैरह सब कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम सब इंस्टॉल होने लगे उसके अंदर, कार्स आ गए। तो इस तरीके से जो है आईबीएम ने फर्स्ट जन कंप्यूटर जो है, ये दिखा इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल कौन है इसके, IBM 360 और CDAC 640। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया 1972 से 2010 तक। इसमें बताया गया है कि उसके बाद उसका भी एडवांस वर्जन आ गया, माइक्रो प्रोसेसर, छोटा सा बिल्कुल रेक्टेंगुलर होता है, उसके अंदर कई हज़ार जो है ट्रांजिस्टर, आईसीज एक साथ उसमें असेंबल, ये मानो। तो जो ये उसका हार्ट होता है कंप्यूटर का, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो उसने और सब कुछ फास्ट कर दिया, बिल्कुल छोटे साइज़ में हो गए, एक साथ वो कई कई टास्क करने की उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई। तो 1984 में जो है, 1981 में IBM ने अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था होम्स के लिए, घरों के लिए। उसके बाद फिर एप्पल ने मैकिन्टोश बनाया। और इन सब जो हैं ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI, मतलब जैसे हम चाहते हैं यूज़र के साथ यूज़र फ्रेंडली टाइप का, सिंपल लैंग्वेज में जो है उसको हम कमांड एंड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप होता है। तो ये हो गया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, 2010 तक चले। लेकिन जो अभी फिफ्थ और सिक्स जनरेशन के हैं वो काफ़ी एडवांस है। फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसके अंदर आर्किटेक्चर अलग अलग बना दिया। आप इसको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, पैरेलल प्रोसेसिंग, इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन ओरिएंटेड इंटेलिजेंस नॉलेज बेस्ड सिस्टम। इसका मतलब ये है कि वो और ज़्यादा फास्ट हो गए, उनकी जो है टेक्नोलॉजी थोड़ा चेंज कर दी, एक साथ वो कई कई टास्क कर सकते हैं इस टाइप के कंप्यूटर, जैसे हमारे आजकल के कंप्यूटर आ रहे हैं, ठीक है।
नेचुरल लैंग्वेज पे वो काम करते हैं। रोबोट्स वगैरह भी बनने होंगे, कंप्यूटर जनरेटर जो फिफ्थ जनरेशन के जो रोबोट्स हैं वो यूज होते हैं मेडिकल साइंस वगैरह की रिसर्च वगैरह में यूज किए जाते हैं। सिक्स जनरेटर सबसे एडवांस है, वो हाई टेक्नोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स बोलते हैं इनके अंदर। आजकल उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने लगे, उनमें ऐसे कंप्यूटर बनाने की वो चल रही है कि जिनमें खुद का दिमाग होगा, अपने दिमाग से सब काम करेगा। अभी हम सब कुछ बताना पड़ता है, सब कुछ उसमें एक एल्गोरिथम फिट करना पड़ता है, उसी के बेस पे वो सब कुछ काम करते हैं। जैसे हमने कॉफ़ी मशीन को बोला कि कॉफ़ी बनाओ, वही मशीन कभी कभी चाय बनाती है, तो उसमें हमने सिस्टम फीड किया हुआ है, तो उसको पता है कि कौन सा बटन दबाने से कौन सी चीज़ तैयार करना है। आगे जो है साउंड से भी चलने वाली चीज़ें होंगी, साउंड को रिकॉग्नाइजेशन करने वाली चीज़ें होंगी। हम उनको सीधा बोलेंगे प्लीज़ मेक ए टी, वो चाय बना के देगी। तो इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजीज आगे आने वाली हैं। तो ये हो गया सिक्स जनरेशन के ऊपर। ये बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखा हुआ है इसमें। नैनो टेक्नोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स सिक्स जनरेशन कंप्यूटर में यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो अभी फिफ्थ चल रही है और सिक्स जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च वगैरह के अंदर सिक्स चल रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर को हम तीन तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो, उनके पर्पज़ की बेस के आधार पर चुना जा सकता है। उनकी जो है डाटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर, उनके साइज़ के आधार पर, तीन तरीक़ों से हम कंप्यूटर को बांट सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया जनरल पर्पज़ के, जो होम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, गेम खेलना, डॉक्यूमेंट बनाना, इनवॉइसिंग करना स्कूल में, ऑफिस में, जो हम ये हो गए जनरल पर्पज़। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं, किसी स्पेशल काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे हमें मौसम के बारे में जानना है, स्पेस एजेंसी जो यूज करती है, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो बड़े बड़े रिसर्च के लिए यूज करती है। सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होते हैं जो, ठीक है, रडार्स होते हैं। इस तरीके के जो स्पेशल पर्पज़ के कंप्यूटर होते हैं वो अलग होते हैं और जनरल पर्पज़ के अलग होते हैं। साइज़ के आधार पर सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, या और छोटे जो लैपटॉप हो गए, नोटबुक होगी छोटी छोटी जिनकी कम होती है, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, ये हो गए माइक्रो। मिनी कंप्यूटर्स में भी थोड़ा एडवांस वर्जन के कंप्यूटर्स आते हैं जिनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, और काफ़ी इसमें डाटा हम स्टोर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूज में है ये, इनकी मेमोरी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो ये इस टाइप के कंप्यूटर और पीसी जो है मिनी कंप्यूटर और लैपटॉप और पीसी जिसके अंदर आते हैं। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बिग होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं कंप्यूटर। ये बहुत हज़ारों जो आदमी हैं उनको एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देखना होगा अमेजन फ्लिपकार्ट की साइट होती है, कितने लोग उस पर एट ए टाइम यूज करते रहते हैं, लेकिन कभी वो ख़राब नहीं होती, हैंग नहीं होती, हैक नहीं होती। तो वो क्या है, सुपर कंप्यूटर्स की उसमें बैंक होता है, कितने यूजर काम करते रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, रेलवेज, एयरलाइन। तो इस टाइप में सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इनको बोला जाता है, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद सुपर कंप्यूटर जो हाई लेवल की परफॉर्मेंस इसके अंदर रहती है। बहुत महंगा ये कंप्यूटर होता है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मिलियंस इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में पास कर देता है। बिलियन इंस्ट्रक्शन कितनी होती है, बहुत फास्ट इसकी प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन, ये बड़े बड़े रिसर्च फील्ड्स में इनको यूज़ किया जाता है। मौसम की जानकारी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऑयल और गैस के खोदने में, मॉलिक्यूलर फिजिकल सिमुलेशन वगैरह जो होता है उसके अंदर, इन सब चीज़ों में जो है ये सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। अब उसके डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी के आधार पर अब इसमें एक कंप्यूटर आता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताइए। एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जिसमें जो है एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, एनालॉग ही दिखाता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता, मोटरसाइकिल की जो नीडल वाली जो होती है वो एनालॉग हो गया। वो सिंपल आपको डिजिटल नहीं बताएगा, जो प्रोसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा उसको चेंज करके आपको स्पीड दिखाता हो कि आपकी गाड़ी की इतनी स्पीड है, लेकिन वो एनालॉग हो गया। लेकिन जब डिजिटल होता है वो फुल्ली एक्यूरेट होता है, कैलकुलेशन करके आपको डिस्प्ले में देता है, वो क्या होता है, डिजिटल होता है। जैसे नोटबुक, डेस्कटॉप, डिस्प्ले वाली चीज़ें, डेस्कटॉप, नोटबुक, वॉट, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इन दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। अब कंपोनेंट जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया,
डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, CPU हो गया, ये सब चीज़ें होगी इसकी हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे मोबाइल के अंदर से ऐप्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। विंडोज़ हो गया जो इसको ऑपरेट करती है, इसको इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको क्या काम करना है, वो सब चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम और CPUs, ठीक है, ये सब हो गया सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे विंडो 10 हो गया, लाइनक्स हो गया, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी विंडो है, ये क्या होते हैं सब इसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होते हैं जो हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। जैसे यूट्यूब अलग से हो गया, कैड और कैम हो गया, ईमेल का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो मेन सॉफ्टवेयर है विंडो 10 हो गया, विंडो 20 हो गया, विंडो 10 हो गया, ठीक है, 2007 हो गया, तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गई। एप्लीकेशन क्या है, कंप्यूटर का बिजनेस में यूज किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेशंस के लिए, सेल्स कितनी सेल हुई, कितना बजट हो गया, आप आगे टाइम में कितनी हमें और सेल्स कर सकते हैं, एम्प्लॉय को उनका हिसाब किताब रखने के लिए, स्टॉक्स की जानकारी रखने के लिए, सब के लिए क्या होता है, कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर भी होते हैं जैसे टैली वैली। तो बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कंप्यूटर। एजुकेशनल फील्ड को भी चेंज कर दिया है आज, जैसा कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, जैसा कि अभी हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ सिस्टम पूरा चेंज कर दिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। MOCC मैसिव ओपन ऑनलाइन सोर्स, MOCC आप समझते हो कि कुछ ऑनलाइन है, जैसे इग्नू है, कुछ सब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, एग्ज़ाम भी होने लगे। बैंकिंग है भी, जैसे बैंकिंग के अंदर में भी सब कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं। ह्यूमन एफर्ट्स को उन्होंने कम से कम कर दिया है, लोगों को कम से कम कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो 24/7 जो है उसकी हेल्प आपको मिलती रहती है। कम्युनिकेशन फील्ड को चेंज कर दिया, पहले कितना टाइम लगता था, अभी व्हाट्सएप आ गया, बहुत सारे ऐसे टूल हो गए, कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, ठीक है, और मीटिंग अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे। तो ये सब कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर को कैसे उसने फुल्ली चेंज कर दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अब देखो कंप्यूटर ही है वो जो ECG मशीन है, वो हमारे पूरी सिस्टम को चेक करती है। CT स्कैन हमारे सब कुछ बॉडी सिस्टम को चेक करता है, एक्सरे हमारे सब कुछ चेक करता है। तो कंप्यूटर्स की तो सहायता से हमें किस चीज़ में क्या फॉल्ट आ रहा है, ब्लड सैम्पलिंग, सब कुछ, सब रिकॉर्ड्स जो है अपने हेल्थ केयर के अंदर में कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है, ठीक है। तो उसने जो है हमारा सब कुछ चेंज कर दिया है, हर एक हेल्थ केयर को फुल्ली जो है कंप्यूटराइज कर दिया है और आसान समझने के लिए आसान कर दिया है। डॉक्टर्स एक जो मैनुअल सब सिस्टम था वो सब हटा दिया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है हेल्थ केयर फील्ड के अंदर में। मेडिकल्स का जो है पूरा डाटा वो उसके अंदर, प्रोफेशनल्स, पेशेंट, और कितना चीज महंगा सस्ता, कौन सा रोग के लिए कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स है, सब कुछ, कैंसर, इबोला, एड्स, कोरोना, इन सबको जो है कंप्यूटर की सहायता से और उनके डाटा एज की सहायता से काफ़ी हेल्प मिली है इसमें। तो पर्सनल यूज में तो हम कर ही रहे हैं कंप्यूटर्स का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये सब कर सकते हैं कि हम अपनी पर्सनल चीज़ों को देख रेख के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर। मिलिट्री डिफेंस में भी एक से एक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, रडार्स आ रहे हैं, गन्स आ रही है, सैटेलाइट सिस्टम्स आ रहे हैं, उन सब के अंदर जो है कंप्यूटर्स ऑलरेडी लगे होते हैं, ठीक है, और वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके सब कुछ करते हैं। तो उसमें भी जो है ये होता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं और दुनिया भर की इंश्योरेंस है, ऑनलाइन सब कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इंश्योरेंस की फील्ड को भी इसने फुल्ली जो है सिस्टमाइज कर दिया है। जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनका इंश्योरेंस कर देते हैं, अगर कोई फ्रॉड होता है तो वो फ्रॉड कंपनी उनको पे करती है। अब एक इसमें आता है कि एडवांटेज बताओ कंप्यूटर की, डिसएडवांटेज बताओ। एडवांटेज तो ये है कि भाई ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी हम सॉफ्ट फॉर्म में डाटा इसके अंदर रख सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, डाटा की सिक्योरिटी है, उसमें हम पासवर्ड लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज भी है कुछ इसके साथ साथ। डिसएडवांटेज, हर एक चीज़ की एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज होती हैं। सबसे पहले इन्होंने जो है नौकरियों को कम किया, जहाँ 10 आदमी काम करते थे लेखा जोखा लिखने के लिए, वो एक कंप्यूटर पर आदमी खुद कर लेता है, जिससे जो है एम्प्लॉय की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम हुई है। प्राइवेसी का लॉस है, मान लिया आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें आपकी सब कुछ जानकारी रहती है, आपका गुम हो गया तो किसी गलत आदमी के हाथ में आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई, आपका सिस्टम हैक हो गया तो वो आपकी
पर्सनल चीज़, बैंक, उन सब के साथ वो ठगी कर सकता है। ठीक है, वायरस और हैकिंग वाला मैंने बता दिया अभी, सेम वही है। एक छोटा सा वायरस होता है, वो सब पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है, किसी पेन ड्राइव या किसी चीज़ की सहायता से वो सब साइबर क्राइम को बढ़ावा देता है। चौथा पॉइंट है साइबर क्राइम हो रही है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी के खिलाफ भद्दी कमेंट कर रहा है, कोई हेड स्पीच निकाल रहा है, तो किसी न किसी तरीके के डिजिटल क्राइम्स को क्या है, बढ़ावा मिला हुआ है। तो ये था इस यूनिट के बारे में। जितना लाइक और सब्सक्राइब आप क्या करोगे तो इतना ही इग्नू के स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाएगी, बहुत कम टाइम में वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। प्लीज़ एक लाइक में क्या जाता है, उससे हमें भी लगता है कि हमें जो है बीकॉम के स्टूडेंट को और थोड़ा हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए वीडियो बनानी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जल्द ही हम नेक्स्ट यूनिट के ऊपर एक क्लास लेके आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस यूनिट को काफ़ी अच्छे से करना, क्योंकि मिनिमम 50 नंबर के आने की संभावना इसमें है। तो थैंक यू।